बरसात में गरीब माँ बेटी की जादुई भुट्टे की चाट। सुरभि और रमेश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को कोई भी जरिया नहीं था। उनका हंसता खेलता मेहनत किया हुआ खेत बर्बाद हो जाता है सिर्फ एक मानसून की बारिश की वजह से। दरअसल बारिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बांध के टूटने से गांव में सैलाब आ जाता है जहां कई किसानों के खेत बर्बाद हो चुके थे। उसी में सुरभि और रमेश भी शामिल थे। उनकी दो छोटी बेटियां थी, साक्षी और शिवानी, जिनकी उम्र 10 और 12 साल की थी। कई दिनों तक तो वो भूखे पेट रहकर सिर्फ पानी पीकर सोया करते थे। फिर एक दिन शिवानी कहती है, माँ, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। कल शाम को आपने सिर्फ गुड़ खिलाया था, वो भी मांग कर। कुछ खिला दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कुछ लेकर आओ ना। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कैसा पिता हूँ। अपनी दोनों बेटियों का पेट भी नहीं पाल सकता हूँ। तुम्हें भी मैंने कब से भूखा रखा हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मैं क्या करूँ। अजी, आप कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर से बच्चों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मैं और साक्षी चले जाते हैं। आज मंगलवार है, मंदिर पर भंडारा हो रहा होगा, तो हम वहाँ से कुछ ले आते हैं। हाँ माँ, ठीक है, आराम से जाना। ये कहकर सुरभि की दोनों बेटियां मंदिर की ओर अग्रसर होती हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें 100 का नोट मिल जाता है। अरे, ये 100 रुपए किसके हैं साक्षी? यहाँ तो कोई आसपास दिख भी नहीं रहा। अब हम ये किसे लौटाए? वो बेचारा ढूंढ रहा होगा। अरे, कोई ढूंढ रहा होता तो अब तक आ जाता। मुझे तो लगता है भगवान जी ने हमें मंदिर पहुँचने से पहले ही प्रसाद दे दिया। अब इससे रोटी सब्जी खरीद लेते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने। दोनों बहनें 100 रुपए के नोट को लेकर होटल की ओर बढ़ती हैं। इतने में धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है, जहां उसे एक औरत भुट्टे देते हुए दिखाई देती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे, चटपटे नींबू मसाला लगाकर भुट्टे ले लो। इस बरसात में भुने हुए भुट्टे का लुत्फ उठाओ। आइए आइए, 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक भुट्टा। अरे वाह, ऐसे बरसात के मौसम में भुना हुआ भुट्टा, वो भी इतना सस्ता। साक्षी, हम खाना ले जाने से अच्छा है यही लेकर चलते हैं, मम्मी पापा के लिए। वो तो मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। बहुत खुशबू आ रही है भुट्टे की। चलो, हम 2 भुट्टे खरीद ही लेते हैं और बाकी के पैसे मम्मी को ही दे देंगे। हाँ चल, आप मुझे 2 भुट्टे दे दीजिए। ये लो बच्चों। उस भुट्टे वाली औरत से भुने हुए भुट्टे लेकर दोनों बहनें घर की ओर चलती है और घर जाकर एक टोकरी में रख देती है और दोनों बहनें हाथ धोने लगती है। वहीं सुरभि उन भुट्टों को टोकरी में से उठाती है और इतने में दोनों बोलने वाले भुट्टे हवा में उड़कर कहते हैं, कैसी हो सुरभि? हमें देखकर आश्चर्यचकित मत होना, हम तो ज्यादा ही बोलने वाले भुट्टे हैं। हाँ देखो हमें कौन लेकर आया है, तुम्हारी दोनों बेटियां। उन्होंने रास्ते में पैसे पाए थे जिससे उन्होंने एक औरत से हमें खरीद लिया और अब हम तुम्हारे पास आ गए। ये सब तो ठीक है, पर तुम हमारे घर में कैसे? मतलब क्यों? तुम ही हमें क्यों मिले? क्योंकि हम जादुई भुट्टे जरूरतमंद लोगों के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। तुम इसे एक करिश्मा भी समझ सकती हो। हम खाली जगह को भर देते हैं। तुमने हमें इस टोकरी में रखा था ना, इस टोकरी में अब तुम्हें भुट्टे ही भुट्टे नजर आएंगे। ये देखो जादू। जादुई भुट्टे के कहते ही जिस टोकरी में वो थे उसमें भुट्टे ही भुट्टे आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। क्या ये सारे भुट्टे हम खा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। तुम्हारे घर के और भी जरूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ। क्या हमारे घर में 2 जादुई भुट्टे हैं? अगर ऐसा है तो मैं इन जादुई भुट्टों को आटे की कनस्तर में रख देता हूँ, तो फिर खाली कनस्तर आटे से भर जाएगा ना। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना, क्या वो सच है माँ? हाँ बेटा, जादुई भुट्टे हैं जो तुम दोनों लेकर आई हो। ये अब तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सुनो जादुई भुट्टे, जरा मेरे पास आओ। बेटा ये तू क्या करने वाली है, जरा मुझे भी तो बता। वही पिताजी जो अभी आप करने वाले थे। फिर रमेश आटे के कनस्तर में एक जादुई भुट्टा रख देता है जिससे वो आटे का कनस्तर पूरा आटे से भर जाता है। वहीं साक्षी भी अपने पैसों के बक्से में भुट्टे को रख देती है और जादुई भुट्टे के जादू से भुट्टा निकालने के बाद उस बक्से में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। ये देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे घर में इतने सारे भुट्टे और इतने सारे पैसे। शुक्रिया जादुई भुट्टो, हमें बहुत भूख लग रही है, अब हमें खा लेना चाहिए। हाँ हाँ खाओ। फिर सभी लोग भुने हुए भुट्टों का जी भरकर मजा लेते हैं। इसके बाद गरीब माँ बेटी जादुई भुट्टों को जगह जगह रखकर अपने रसोई का राशन भर लेती है। इससे उनकी खाने की परेशानी तो खत्म हो जाती है। अगले दिन सुरभि कहती है, क्यों ना इन भुट्टो को हम बाजार में बेचें? हाँ बिल्कुल, मैं एक नए काम की तलाश करता हूँ। तुम अपनी बेटियों को अपने साथ रखना। जी, करती हूँ। कुछ देर बाद सुरभि अपनी दोनों बेटियों को बाजार में साथ लेकर जाती है और उन जादुई भुट्टो से मिले भुट्टो को बाजार में भूनकर बेचने लगती है। इतने में बरसात भी शुरू हो जाती है। भुट्टा ले लो भुट्टा, ताज़ा ताज़ा भुट्टा ले लो और भुट्टा भूनकर खाओ। अरे कैसे दिए हैं ये भुट्टे? बहन 20 रुपए का एक भुट्टा है। अरे इतने बड़े भी नहीं है भुट्टे, जरा सही दाम लगाओ वरना रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। आजकल सस्ते हो गए हैं और जी उठ गया है बरसात में खाते खाते। ये कहकर वो औरत चली जाती है। सुरभि अपनी दोनों बेटियों के साथ भुट्टा बेचती है, मगर सुबह से शाम हो जाता है मगर भुट्टा कोई भी नहीं लेता। तीनों घर वापस आकर कहती हैं, हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल भी भुट्टो की बिक्री नहीं हुई है, अब क्या करूं? माँ, मुझे लगता है हमें भुट्टो की जगह स्वीट कॉर्न चाट बनाकर देनी चाहिए, मतलब भुट्टे के दाने की चाट। पर बेटा, इस नाम से भुट्टो के दानों को कोई नहीं जानता, तो हमें भुट्टो की चाट बोलकर ही काम चलाना होगा। ठीक है माँ, तो हम ऐसे कर लेते हैं, उसमें टमाटर प्याज मसाला डालकर बेचेंगे। ये कहकर उसकी बेटियां स्वीट कॉर्न चाट बनाती हैं और बनाने के बाद बाजार में बेचती हैं। आइए आइए, चटपटी भुट्टे की चाट का मजा लीजिए, सिर्फ 10 रुपए 10 रुपए। नींबू डालकर खाइए भुट्टे की चाट, आइए आइए। बरसात में भुट्टे की चाट का मजा सिर्फ यहाँ और कहाँ। मेरे मुंह में तो भुट्टे के दाने को देखकर पानी आ गया। मुझे इसकी चटपटी चाट चाहिए, प्लीज आप मुझे 2 प्लेट दे दीजिए। सुनिए, मुझे भी 1 प्लेट चाट दे दीजिए। ये लीजिए। मेरी रेडी पर तो भीड़ बढ़ गई। शुक्रिया शिवानी बेटा। अरे माँ, ये सब छोड़िए, ग्राहकों को चाट खिलाते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते सुरभि के भुट्टो की चाट को खाने के लिए बरसात में भी लोगों की लाइन लग जाती है, जिससे फटाफट से भुट्टो की चाट खत्म हो जाती है और साक्षी कच्चे भुट्टो को उबालती है और दोबारा से उनमें नींबू प्याज हरी मिर्च सब कुछ काट कर मसाला डालकर तैयार कर देती है, जिससे वो और भी ग्राहकों को दे देती है और गरीब माँ बेटी की कमाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद कई दिन तक उनका ये काम बहुत जोरों शोरों से चलता है, इतना कि वो फेमस हो जाते हैं। भुट्टो की चाट को बेचने से उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। घर को भी वो दोबारा से बनवा लेते हैं। रमेश को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। फिर एक दिन सुरभि जादुई भुट्टो से कहती है, जादुई भुट्टो, तुम दोनों की वजह से हमारा जीवन सफल हो गया, आसान हो गया। तुमने हमारी गरीबी को खत्म कर दिया। कहा हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अगर तुम नहीं होते तो हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। उन सब के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, मैं और मेरा भाई हमेशा अच्छे लोगों की मदद करने खुद पहुंच जाते हैं। अगर भविष्य में फिर कभी भी हमारी जरूरत होगी तो हमें याद जरूर करना, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, हमें भूलना मत। अब हम चलते हैं। तुम जा रहे हो जादुई भुट्टे, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। हमें भी आएगी। इतना कहते ही जादुई भुट्टे अदृश्य होकर किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाते हैं और सुरभि अपनी बेटियों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। हिमानी अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन दोनों माँ बाप ने गरीबी की हालत में भी किसी तरह अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था और अब अभिषेक और वीर दोनों ही काम करके अपने घर का खर्च चलाते थे। माँ, मेरा टिफिन दे दो। अरे बेटा, आज काम पर मत जा, मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत सही नहीं है। माँ, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से बस टिफिन दे दो। अभिषेक नहीं माना और वो काम पर चला गया। अभिषेक जहाँ नौकरी करता था उस जगह के मालिक की बेटी सोनम उसे बहुत पसंद करने लगी थी। यार, ये कितना ज्यादा क्यूट है, मेरी तो नजर ही इसके ऊपर से हटती ही नहीं है। सोनम अभिषेक को काम करते हुए देखती रहती है। महीनों से यही सिलसिला चला आ रहा था। एक दिन अभिषेक रात में रुककर ओवरटाइम काम कर रहा था। उस दिन उनके ऑफिस में कोई नहीं था, तो सोनम ने मौका देखा और उसने उससे अपने दिल की बात कह दी। सोनम, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं तो बस एक गरीब सा लड़का हूँ। मैं आपको महलों की रानी बनाकर नहीं रख पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सारे महल छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी खुशी तुम हो और मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं।
अभिषेक भी सोनम को पसंद करता था। उसको सोनम की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद सोनम का घमंड जो है वो उभरने लगा और वो गरीब ससुराल में भी अपने अमीरों वाले शौक ही पूरे करने लगी। अरे बहू, आज खाने में लौकी की सब्जी बना लेना। जी नहीं, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी सासू माँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। फिर से शॉपिंग? अरे बहू, अभी कल ही तो तू नई नई साड़ियाँ लाई थी। तो आपको कोई परेशानी है? मेरा बेटा एड़ी चोटी का जोर लगाकर पैसे कमाता है और तू उन्हें यूं ही बिना सोचे समझे उड़ा देती है। मेरे पास आपकी ये फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं है, जरा साइड हो जाइए, मुझे जाना है। सोनम ने अपनी सास की बात पर 1% भी ध्यान नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करती हुई शॉपिंग करने चली गई। सोनम की ये बात अब आए दिन की हो गई थी। वो रोजाना ही कहीं ना कहीं बाहर चली जाया करती थी और घर के सारे काम हिमानी को ही करने पड़ते। माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, सफाई कर रही थी। आप ये सब क्यों करती हो? और भाभी कहाँ है? वीर की बात सुनकर हिमानी चुप हो गई। वीर को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा अपने भाई के पास गया। अभिषेक भाई। अरे वीर, तू यहाँ? जी भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वीर ने अभिषेक को पूरी बात बता दी। नहीं, मैं तेरी बात को हरगिज नहीं मानूंगा। अरे अगर ऐसा होता तो कभी मुझे भी तो दिखाई देता। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा चालाक है और घमंडी है। वो इतनी चालाकी से काम करती है कि आपको कुछ पता ही ना चले। देख वीर, इन सब बातों से तू मेरा तो दिमाग मत खराब कर। ये आपस के घर की औरतों का मसला है, इसे वो खुद ही निपटा लेंगी। और अब तू घर जा। पर भाई, बोला ना। वीर बेचारा अभिषेक के पास से वापस घर आ गया। सोनम बहुत चालाक थी। वो पूरा दिन तो अपने बाबा के पैसों पर घर से बाहर निकल कर ऐश करती और अभिषेक के घर आने के टाइम पर घर पहुंच जाती और ऐसे दिखाती जैसे कि वो पूरा दिन घर में सभी की सेवा कर रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। हिमानी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो घर का सारा काम काज करती, तो उसने अपने छोटे बेटे वीर की भी एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करवा दी। हे प्रिया, चल जल्दी से मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बना। बहू, प्रिया इस घर की नई बहू है, तू इससे ये किस तरह से बात कर रही है? मुझे मत सिखाओ सासू माँ, है तो ये गरीब परिवार की भिखारिनी ना। बहू, ये मत भूल कि तू भी इसी परिवार का हिस्सा है और प्रिया भी। तुम्हारा मायका चाहे अमीर था या गरीब, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम दोनों इसी परिवार की बहुएं हो। ये सास बहू के पाठ आप मुझे ना ही पढ़ाओ तो अच्छा होगा। सासू माँ, रहने दीजिए, ऐसे बदतमीजों से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं। हो, तो मैं बदतमीज हूँ और तुम तो जैसे बहुत ज्यादा तमीजदार हो। आपसे तो बेहतर ही हूँ मैं, अमीरजादी। बहुत बहुत ज्यादा जुबानी चलती है तुम्हारी। चलती है, लेकिन आपसे कम। प्रिया बहू, इस तरह से अपने बड़ों से जुबान चलाना अच्छी बात नहीं है। तेरी जेठानी जो बोल रही है उसकी बात मान ले। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई और उसने सोनम को नाश्ता बनाकर दे दिया, लेकिन उसे उसकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सोनम ने अपनी ससुराल वालों को बस एक नौकर बनाकर रख दिया था। ऐसे ही एक दिन, सासू माँ, अब तो घर में एक नौकरानी आ गई है, तो अब से घर की सफाई से लेकर खाने तक के सारे काम आप लोग ही कर लिया कीजिए। मैं अब से ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो चली किटी पार्टी करने। लेकिन बहू, सासू माँ, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, मैं आपको बता रही हूँ। सोनम तैयार होकर घर से अपनी सहेलियों के पास पार्टी करने निकल गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सोनम घर नहीं लौटी। आखिरकार अभिषेक भी काम पर से लौट आया। सोनम, अरे सोनम, अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। अभिषेक की आवाज सुनकर हिमानी खाना लेकर आई। माँ, सोनम कहाँ है? इससे पहले वो कुछ जवाब देती, सोनम आ गई। उसके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे और वो बड़ी खुश सी घर आ रही थी। अरे ओ प्रिया, ला जल्दी खाना दे, बड़ी भूख। इससे पहले वो कुछ और बोलती, उसे अभिषेक दिख गया और उसकी बोलती बंद हो गई। इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम प्रिया से किस तरह की बात कर रही हो? अभिषेक जी, वो हम बताते हैं जेठ जी। जेठानी जी रोज ऐसे ही निकलती हैं और आपके घर आने से पहले लौट आती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज तो इनका भांडा फूट गया। तुम चुप रहो जल कुकड़ी, तुम तो एक। चुप, एकदम चुप।
मुझे वीर ने भी इस बारे में बताना चाहा था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन मैं ही गलत था। देखो सोनम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पार्टी शॉपिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं तुम्हारे इन शौकों को पूरा करने के लायक नहीं हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। पर अब अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो ठीक ठाक, वरना मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अभिषेक की ये बात सुनकर मानो सोनम पर बिजलियां गिर गई हों। नहीं, ऐसा मत करना, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज अभिषेक जी। देखो सोनम, जो तुम करती हो वो सब भी गलत नहीं है, बस शर्त है हैसियत की। मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम्हें 10,000 की शॉपिंग करवाऊं, लेकिन हाँ, तुम्हें हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे परिवार को खुश रखना होगा। मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सोनम अभिषेक की बात को समझ गई और फिर उसने इस तरह से फिजूल खर्ची और अपने परिवार को घमंड दिखाना छोड़ दिया। और अब धीरे धीरे सोनम भी अपने ससुराल में घुलने मिलने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।